कीजिए। गुस्ल खाने से गुलजार की भद्दी आवाज बड़े तवातर से बुलंद हो रही थी। कुछ देर तक अमजद बर्दाश्त करता रहा, फिर एकदम फट पड़ा। अबे ओ लड़की की आशिक, अब अगर तेरी रागनी बजी तो 100 जूते गिनकर मारूंगा। तेरे सर पर सुबह ही सुबह दिमाग खराब करके रख दिया तूने। आज उसकी नाश्ता तैयार करने की बारी थी और उसे खाना बनाने का काम ना सिर्फ बहुत बुरा लगता बल्कि वो उसे वाजिबी सा ही करता। एक तो उसका मूड पहले ही बिगड़ा हुआ था, ऊपर से गुलजार की भद्दी और फटी हुई आवाज ने उसे मजीद गुस्सा दिला दिया था। उसकी झाड़ का खातिर ख्वाह असर हुआ। उसके बाद गुलजार ने खामोशी से नहाना शुरू कर दिया। वो दोनों अपने गांव से एक साथ मजदूरी करने शहर में आए थे। पहले पहल तो उन्हें सड़कों और फुटपाथों पर सोना पड़ा। फिर जब छोटी मोटी नौकरी मिली तो उन्होंने किराए के इस ड्रिब्बा नमा फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया, जिसमें सिर्फ एक कमरा था और एक छोटा सा गुसलखाना। कमरे के आगे चंद गज का सहन था, जिसके एक कोने में चूल्हा और चंद बर्तन पड़े थे। उनकी कमाई और जरूरत के मुताबिक उन्हें ये जगह सही लगती थी। गुलजार तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर आ गया। क्या बात है लाले, सुबह ही सुबह झाड़ पिला दी। क्या पता कि मेरी दुआ कबूल हो जाती और तो मेरे साथ तेरा भी भला हो जाता और तुझे ये काम भी न करने पड़ते जो तू अब कर रहा है। अमजद ने उसे घूर कर देखा। वो डिठाई से हंस पड़ा। अच्छा अच्छा, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ। लाओ चाय लाओ। दूध तो होगा ही नहीं और पराठों की जगह तूने जली हुई रोटियों को घी में तर कर दिया होगा। अब अगर तूने जुबान हिलाई तो मैं गुद्दी से खींच लूंगा। अगर इतना ही बुरा लगता है मेरा बनाया हुआ नाश्ता तो खुद तैयार कर लो ना। खुद तो जैसे किसी 5 स्टार होटल का शेफ है। अमजद के जले भुने अंदाज पर वो भी कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर मसालेहत आमेज लहजे में बोला, चल ठीक है, ऐसा कर ले, तू कपड़न बर्तन धोया कर और सौदा लाया कर और मैं तेरी बीवी के जैसे बनकर हांडी बनाया करूंगा। अमजद ने जल्दी से कहा। कपड़े बर्तन भी बीवी ही धोती है, सिर्फ सौदा शोहर लाता है। और फिर वो दोनों हंसने लग पड़े। इस तरह की नोक झोंक रोज का मामूल थी। नाश्ते से फारिग होकर दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। अमजद एक बनियान की फैक्ट्री में काम करता था, जबकि गुलजार जूते बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजिम था। शाम को जब अमजद घर लौटा तो ये देखकर उसके औसान खता हो गए कि सहन में चूल्हे के पास एक औरत बैठी हुई थी। आहट पर उसने पीछे मुड़कर देखा। अमजद की आंखें चुंधिया सी गईं। वो औरत नहीं बल्कि 20-22 साल की एक इंतहाई हसीन लड़की थी। अमजद जैसे अपनी जगह जमकर खड़ा हो गया। लड़की उसे देखते हुए उठी और इकलौते कमरे के अंदर चली गई। अमजद को हैरत की जगह परेशानी ने घेर लिया। 2 कंवारे लड़कों के मकान में एक लड़की की मौजूदगी उनके लिए कैसे कैसे इम्तिहान खड़े कर सकती थी। मोहल्ले वाले सब शरीफ लोग थे। वो तो 100 जूते मारकर हमें यहाँ से निकाल देंगे। आखिर ये लड़की आई कहाँ से है? वो बुड़बुड़ाता हुआ पलटकर घर से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। तब पहली मर्तबा उसे ख्याल आया कि जब वो आया था तो दरवाजा खुला हुआ था। ऐसा अमूमन हो जाता था क्योंकि गुलजार की फैक्ट्री नजदीक थी। वो अमजद से पहले घर पहुंच जाता। उसे ख्याल आया कि हो सकता है ये गुलजार की कोई जानने वाली हो। ऐसी सूरत में यकीनन गुलजार भी घर में ही होगा। उसने बाहर खड़े खड़े अंदर झांक कर देखा। कमरे का दरवाजा जबकि गुसलखाने का दरवाजा भी खुला हुआ था। उसने वहीं खड़े खड़े गुलजार को बुलंद आवाज से पुकारा, मगर कोई जवाब न पाकर वो खामोश हो गया। क्या बात है, अपना ही घर है, चोरों की तरह क्यों झांक रहे हो? वो अंदर झांक रहा था कि उसे अपने पीछे से गुलजार की आवाज सुनाई दी। वो जैसे उछल पड़ा। गुलजार ने हाथ में सौदा सलफ पकड़ रखा था। अमजद ने उसे नजरअंदाज करते हुए तेज लहजे में पूछा, वो अंदर लड़की कौन है बे? गुलजार ने एक नजर उसे देखकर बेनियाजी से कहा, अबे होगी कौन, तेरी भाभी है। चल जल्दी से अंदर आ जा, मैं बाजार से खाना लाया हूं, कहीं ठंडा ना हो जाए। अमजद अरे अरे करता रह गया, मगर गुलजार तेजी से घर में घुस गया। वो भी उसके पीछे अंदर आ गया। बहुत से सवालों ने उसके दिमाग में उधम मचाया हुआ था। आखिर गुलजार जैसे मामूली शक्ल के गरीब नौजवान को इतनी हसीन लड़की कैसे मिल गई और कहां से मिली? और फिर अचानक शादी हो गई जिसमें अमजद तक शरीक नहीं। वो बहुत कुछ सोचता हुआ गुलजार के पीछे चल पड़ा, मगर इन सब सवालों के जवाब देने के लिए गुलजार वहां मौजूद नहीं था। गुलजार सारे शापर रखने अंदर कमरे में जा चुका था
अमजद सहन में हैरान खड़ा था कि अब वो किधर जाए कि कमरे से गुलजार की डांट सुनाई दी। अबे घामड़ अंदर क्यों नहीं आ जाता? क्या खाना ठंडा करवाएगा? झिझकते हुए अमजद ने कमरे में कदम रखा। गुलजार अपनी चारपाई पर बैठा था। अमजद ने बेयकीनी से इधर उधर देखा मगर कमरा बिल्कुल खाली था। उसमें कोई लड़की नहीं थी और कमरे में ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां वो छुप सकती। उसके चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयां देखकर गुलजार हैरान हुआ। खाना छोड़कर वो वही अमजद के करीब आ गया। क्या बात है, तेरा रंग क्यों उड़ा है? अमजद ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, लड़की लड़की, अभी मैंने यहाँ लड़की अंदर आते देखी। गुलजार बिगड़ कर कहने लगा, जब मैं दुआ मांगता था कि हमारा ब्याह हो जाए तब तुझे बुरा लगता था। अब लड़की लड़की की गर्दान लगाए जा रहा है। आराम से रोटी खा। उस वक्त खाली पेट को लड़की की नहीं रोटी की जरूरत है। अमजद समझ गया कि गुलजार उसकी बात समझ नहीं सका, इसलिए उसने संभल कर कहा, तुम अभी दरवाजे पर किसका जिक्र कर रहे थे? गुलजार ने जोरदार कहका लगाया, फिर एक धप उसके कंधे पर मारकर बोला, अबे बेवकूफ, तूने कहा कि अंदर कौन लड़की है। मैं समझ गया कि तू मजाक कर रहा है, इसलिए कह दिया कि तेरी भाभी है, और कौन हो सकती है? अमजद ने सरगोशी के लहजे में कहा, नहीं गुलजार, मैं मजाक नहीं कर रहा था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो वाकई एक लड़की चूल्हे के पास बैठी थी। उसने मुड़कर मुझे भी देखा और उठकर अंदर कमरे में आ गई। मैं इसलिए बाहर खड़ा था, वो कमरे से नहीं निकली थी, और अब मैं कमरे में तुम्हारे साथ आया तो वो कमरे में मौजूद नहीं। लेकिन बजाय उसके कि गुलजार उसकी बात सुनकर संजीदा होता, उस पर हंसी का दौरा पड़ गया। उसने अमजद का बहुत मजाक उड़ाया और फिर खाना खाने बैठ गया। अमजद ने भी ठंडा खाना जहर मार किया और गुलजार को यकीन दिलाने की कोशिश तर्क करके खामोशी से अपने बिस्तर में लेट गया। लेकिन वो इस बात को झुटला नहीं सकता था कि उसने सहन में पूरे होशो हवास में एक लड़की देखी थी। उसे अपनी मरहूम माँ का कहना याद आ गया, बेटा, खाली घरों और वीरान जगहों पर जिन्नात का बसेरा होता है। उनका घर भी सारा दिन खाली रहता है, और क्या मालूम इसमें ये जिन्नात उनके आने से पहले ही रहते हों। ये सोचकर उसे खौफ ने आ घेरा कि इस घर में पिछले 15 दिनों से वो जिन्नात के साथ रह रहे थे। अजीब अजीब बातें सोचते सोचते बिल आखिर वो सो गया। आधी रात के वक्त उसकी आंख खुल गई। करवट बदलकर उसने सोने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई बिस्तर पर मौजूद था। उसके बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए। गैर महसूस अंदाज में खिसक कर वो थोड़ा परे हो गया। उसके एसाब सुन होते जा रहे थे। अमजद के दिल में शदीद ख्वाहिश जागी कि वो उठकर भाग जाए, मगर उसके हाथ पांव ने उसका साथ नहीं दिया। उसका दिल रुक रुक कर धड़क रहा था। किसी के गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर वो बखूबी महसूस कर सकता था। अमजद की आंखों में उस हसीन लड़की का सरापा घूम गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि रात के इस पहर वो जिन लड़की उसके बिस्तर में क्या लेने आई थी। इस वक्त खराटों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। अमजद को ये जानने में जरा देर नहीं लगी कि उसके बिस्तर में जिन लड़की नहीं बल्कि बजाते खुद जिन मौजूद था, क्योंकि उसके बराबर से उभरने वाले खराटे जनाना नहीं बल्कि मर्दाना थे। एक जिन को अपने बिस्तर में मौजूदगी का एहसास इतना दहशत अंगेज था कि वो उछल कर बिस्तर से बाहर निकल आया। अगले ही लम्हे उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर बल्ब रोशन कर दिया, और ये देखकर उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई कि जिन की दहकती हुई आंखें खुली थीं और वो अमजद को ही देख रहा था। अमजद ने उसके चेहरे से नजर हटाई तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसकी नजर जिन की टांगों पर पड़ गई। उसकी टांगें इतनी लंबी थीं, चारपाई से नीचे एक ढेर की सूरत में पड़ी थी, और ढेर धीरे धीरे हरकत कर रहा था। अमजद की चीख सुनकर गुलजार उठ गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो तेजी से बिस्तर से उतरकर थर थर कांपते अमजद के पास आया, लेकिन अमजद कोई जवाब देने के बजाय गिरकर बेहोश हो गया। गुलजार परेशान था। बहरहाल उसने गिलास में पानी लाकर उसे होश दिलाया। होश में आते ही अमजद गुलजार से लिपट गया। गुलजार, तेरे सर की कसम मैं सच कह रहा हूं, मेरे बिस्तर में लंबी टांगों वाला जिन था। गुलजार ने एक तवील सांस ली और फिर उसे हिम्मत बनाते हुए बोला, मैं मानता हूं कि जिनों का वजूद है। हो सकता है तुझे वाकई किसी जिन ने परेशान किया हो। अब आराम से सो जाओ, सुबह किसी मौलवी से मिल लेंगे। मगर अमजद अकेला अपने बिस्तर में सोने से साफ इनकारी था। गुलजार ने उसे अपने साथ लिटा लिया। गुलजार तो चंद लम्हों में सो गया,
मगर अमजद